हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक नया वीडियो। और ये वीडियो प्रीवियस वीडियो जैसे कि पीछे वाला वीडियो था, इसमें हमने बनाने की विधियां देखी थी कि मोनो हेलो एरिन की बनाए कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं वो हमने उसमें देखी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए, उस समझिए कुछ, वहाँ से समझने के बाद में हम आगे चलते हैं, यहाँ वीडियो देखते हैं। ओके। सो आज हम क्या इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो देखने वाले हैं। तो हेलो एरिन बेसिकली क्या होता है, ये जो इस क्लास में होते हैं तो मेजरली ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। हेलो एरिन कलरलेस होते हैं और वाष्पशील होते हैं, मतलब जल्दी से भाप बन के उड़ने वाले हैं। ठीक है, समझ गए। भाप वाष्पशील होते हैं और सुगंधित होते हैं, प्लीजेंट स्मेल होती है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है 132 एवरेज, समझ गया। उसका जो सीक्वेंस है कि क्वथनांक का सीक्वेंस, ये देखो कि आइडो बेंजीन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ब्रोमोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का और फिर ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन का। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये इनकी जो डेंसिटी होती है ये जल से भारी होते हैं। ठीक है, अगर पानी के साथ इनको मिक्स कर किया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि ये, जैसे मान लो ये अपने गिलास है, बीकर हमने ले लिया एक, और इसमें हमने पानी यानी कि H2O प्लस हमारा एरिल हैलाइड ही ले लिया। इन दोनों को मिक्सर अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि पेंदे के अंदर नीचे यहाँ पे तो एरिल हैलाइड जमा हो जाएगा। एरिल हैलाइड यानी कि मोनो हेलो एरिन, और ऊपर पानी रह जाएगी, पानी की लेयर बन जाएगी, ऊपर पानी और नीचे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं इसमें थर्ड, जो तीसरा पॉइंट था हमारा विलेय था। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है हेलो एरिन, ये इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है, मतलब विलेयशीलता, घुलनशीलता क्या है इसकी। तो ये सब जल में अविलय होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा ना, यहाँ पर जल में अविलय है, जल से भारी है तो नीचे बैठ गए, जल में घुलनशील नहीं है। आप घुलनशील से ये समझ सकते हो कि एक पानी का गिलास लो, उसमें एक चुटकी भर नमक डालो, ठीक है, और फिर आप लाकर चेक करो, देखो क्या वो आपको दिख रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। लेकिन ये जो केमिकल होते हैं, ये हेलो एरिन होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं है। अगर आप जल के अंदर इसको डालोगे तो ये अलग से दिखाई देगा पानी में, यानी कि पानी के पेंदे के नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रहेगा, क्योंकि ये जल से भारी होते हैं ना। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जैसे कि कार्बनिक विलाय कौन कौन से होते हैं, CH2 हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है, और DCM होता है, डाइक्लोरोमीथेन। आगे आने वाली क्लासों में पढ़ने वाले हैं ना। और बहुत सारे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन होगी, बेंजीन भी क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो विलय होते हैं लेकिन जल में नहीं होते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहावत प्रसिद्ध है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समान समान को घोलता है, इसका मतलब है कि पोलर पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूशन को घोलने में हेल्प करता है, उसमें घुल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, समान समान को घोलता है, अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व है, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ओके, सो अच्छा, ये एक क्वेश्चन पढ़ो। और जैसे कि इसमें दिया है, आपके लिए एक सवाल है, निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पॉज करो, और पॉज करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो और देखिए आपको जितना आप कर पा रहे हो, आपका क्वेश्चन सही है नहीं है, इस क्वेश्चन का आगे मैं बताने वाला हूँ
वीडियो में। तो आप यहीं पॉज करके एक बार वीडियो देख लो अच्छे से और फिर अपने आंसर मैच करना। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वोथनांक है। हम जानते हैं क्वोथनांक क्या होता है, समानुपाती होता है अनुभार के, ठीक है। और हमें कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने से आपको समझ में आएगा। जैसे कि ब्रोमोमीथेन है, यानी कि सी, ब्रोमोमीथेन कैसे CH3Br हो गया ब्रोमोमीथेन। आगे लिखा है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म मतलब CH3Br। तीसरा क्या लिखा है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरो यानी CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ये लिखा है डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में क्या अनुभार क्या होता है, बताओ दोस्तों। अनुभार क्या होता है, बढ़ता है, अनुभार बढ़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर अनुभार बढ़ता है। यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन में बताओ अनुभार ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो सबसे पहले कि इस सभी में कार्बन कितने हैं, एक एक कार्बन है, एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, इसमें भी कार्बन। तो सबसे पहले नोट करो कि सभी में एक ही कार्बन है, हाँ सभी में एक ही कार्बन है। अब ध्यान दो कि सबसे कम हैलोजन किस में है, तो हम सबसे कम हैलोजन किस में है, इसमें। तो सबसे कम क्वोथनांक किसका होगा, इसको मान लो 1 नंबर दे दिया हमने, और तो सबसे कम का होगा 1 नंबर का। अब होगा 2 नंबर पे, देखो कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो अनुभार क्लोरीन का कम है, अब ब्रोमीन का इससे ज़्यादा है, तो 2 नंबर इससे देते हैं। तो 2 नंबर इनकी ब्रोमोमीथेन का क्लोरोमीथेन से ज़्यादा होगा। देन अब इससे ज़्यादा किसका होगा, अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। एक तो हो गया क्लोरो, अच्छा डाईब्रोमोमीथेन, ठीक है। एक तो डाईब्रोमोमीथेन है, एक ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म मतलब ट्राई ब्रोमोमीथेन, ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 ब्रोमीन का, 2 ब्रोमीन है, इसमें 3 ब्रोमीन है, तो बताओ ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा तो होगा 3 वाले का, तो ये बीच इससे कम रहेगा, तो यानी कि इसको हम 3 नंबर दे देते हैं, यहाँ पे 3 नंबर, और सबसे लास्ट में यहाँ पे 4 नंबर। तो बताओ सबसे ज़्यादा क्वोथनांक किसका हो गया, 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कि ब्रोमोफॉर्म, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा हो गया ब्रोमोफॉर्म का, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसका हो गया, सबसे कम 1 नंबर यानी कि ये रहा क्लोरोमीथेन, सबसे कम। तो हमें दिए गए सवाल में, प्रश्न में सबसे कम ये हो गया क्लोरोमीथेन का, सबसे ज़्यादा ब्रोमोफॉर्म का हो गया। इतना समझ में आया, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट है, ओके क्लियर। अच्छा दूसरा सवाल, एक पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल और है, ये देखो, इस सवाल को भी एक बार पढ़ो आप, और वीडियो पॉज करके देखो, और आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी नाम में दिया गया है तो उसको सूत्र अनुवार वैसे चित्र बना के देख लो इसका कि कैसे बनेगा ये। प्रोपेन, सबसे पहले प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, 1 क्लोर यानी कि 1 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बस ठीक है। अब इसके नंबरिंग कर लो आप, ये हमारा बन गया 1 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ लिखा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी कि 1 2 3, ये तो हो गया हमारा आइसोप्रोपिल
क्लोराइड। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 क्लोरो ब्यूटेन, यानी कि 1 2 3 4 कार्बन वाली एल्केन जिसके 1 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये लो, एक क्लोरीन जोड़ दिया, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे संयोजकता हो गई पूरी इनकी। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपाउंड है, 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, लेकिन पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर इसका क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसे हम एन यानी कि नॉर्मल चेन है ये। ठीक है, ये ब्रांच्ड यानी कि साकित है श्रृंखला। तो जब इस ब्रांच्ड के रूप में इसका आइसोमर हो तो उसका क्या होता है, लेंथ कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है ना, नॉर्मल चेन फुल लेंथ है, लेकिन जब ब्रांच्ड होता है तो इसकी जो लेंथ कम हो जाती है, उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ब्रांच्ड का कम होता है, यानी कि ब्रांच्ड यानी कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका सबसे कम होगा। देन इसका होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। लास्ट में जैसा कि हमें पता है कि अणुभार के समानुपाती ये प्रोपेन है दोनों और ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा ना, तो यहाँ पे आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, बिल्कुल आसान था। कोई डाउट है इसमें? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।